हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई शेप्ड लिंक लिस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास दो सिंगली लिंक लिस्ट एक एन और एक एम साइज का गिवन होगा। और लिंक लिस्ट वैसे डाटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि एक तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर में नोड जो होता है वो आपस में जुड़े होते हैं। और इस प्रॉब्लम में जो गिवन दो सिंगली लिंक लिस्ट होंगे उसका प्रॉपर्टी ये होगा कि एक सिंगली लिंक लिस्ट और दूसरा सिंगली लिंक लिस्ट दोनों एक वाई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है ये वाई शेप में फॉर्म होगा। जैसे पहला लिंक लिस्ट आपको ये दिया रहेगा और दूसरा लिंक लिस्ट ये वाला पार्ट रहे, और इसमें ये जो कॉमन पॉइंट है ये वाला, इसे ही एज ए आउटपुट आपको रिटर्न करना है। यदि गिवन दो सिंगली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट तब, और यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में -1 आपको आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपका सिंगली लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दोनों गिवन है, जिसमें पहला सिंगली लिंक लिस्ट आपका ये होगा और दूसरा सिंगली लिंक लिस्ट ये होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कॉमन पॉइंट ये वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर 15 आउटपुट किया गया है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से गिवन होता जिसमें डायरेक्टली इस नोड को पॉइंट किया जाता, तो यहाँ पर कॉमन ये है तो इसे आपको आउटपुट करना होता। और मान लीजिए आपको ये वाला दिया ही नहीं रहता, जैसे 3 6 9 है और एक 5 3 गिवन है, तो इस केस में आपको -1 आउटपुट करना है क्योंकि कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है इस दोनों सिंगली लिंक लिस्ट में। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारा n+m का मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है और लिंक लिस्ट में वैल्यू का रेंज कुछ ये होगा, और इस प्रॉब्लम को हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से गिवन कम्प्लेक्सिटी में अप्रोच करें। उसके लिए यदि हम फिर से एग्जाम्पल फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को यदि आप इस व्यू में देखें और इस पार्ट को इस व्यू में देखें तो दोनों में इतना लेंथ कॉमन रहेगा। मतलब जब भी कॉमन पॉइंट का स्टार्टिंग होगा उस टाइम दोनों जो लिंक लिस्ट होंगे उनका लेंथ जो होगा वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे यदि हम इस पोजीशन पर होंगे तो उस पोजीशन पर पहले जो लिंक लिस्ट है उसका भी लेंथ इतना है और दूसरा जो लिंक लिस्ट है उसका भी लेंथ इतना ही है। लेकिन इस नोड पर जब है तो उस केस में भी हम देखें तो इतना लेंथ मतलब 3 लेंथ होगा और इसके लिए भी 3 लेंथ होगा। लेकिन यदि हम इस पोजीशन पर जब आएंगे तो इसका लेंथ 4 हो गया लेकिन इसका तो लेंथ 3 ही है, और यहाँ पर जब आएंगे पूरे को कंसीडर करेंगे तो 5 लेंथ का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लिंक लिस्ट का लेंथ 5 है और दूसरा लिंक लिस्ट का लेंथ 3 है। जब तक हमारा दोनों का लेंथ इक्वल नहीं होता है तब तक हमें जो बड़ा वाला लेंथ है उसे डिक्रीमेंट करना होगा, मतलब एक एक नोड आगे शिफ्ट करना होगा जिससे हम इक्वलिटी पर ला सके। और जिस टाइम इक्वल हो जाएगा उस टाइम से हमारा मैचिंग का केस स्टार्ट होगा। जैसे ये वाला केस यहाँ पर दोनों का लेंथ 3 हो जाएगा तो मे बी दोनों नोड कॉमन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और यदि कॉमन हो गया तब तो हम उसे ही रिटर्न कर देंगे, और यदि कॉमन नहीं हुआ तब उस केस में दोनों को हम आगे शिफ्ट करेंगे। और यदि आगे शिफ्ट करते हैं तो इस नोड पर आ जाएंगे दोनों केस में, और यहाँ पर इक्वलिटी मिल गया है तो इक्वलिटी मिलते ही हम इसे रिटर्न कर देंगे एज ए आंसर। और जिस केस में हमें मिलेगा ही नहीं उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो आइए ऐसा ही लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम जो दोनों नोड होंगे लिंक लिस्ट का उसके लेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें इंटरसेक्ट पॉइंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम हेड 1 का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम सिंपली एक पहले टेम्प नाम के वेरिएबल में
इस हेड वन नोड को स्टोर कर लिया है और तब तक ये वाइल लूप रन करेंगे जब तक टेम्प हमारा नल नहीं होता है, और टेम्प को आगे शिफ्ट करते जाएंगे। और उसके लिए एक CT1 नाम का काउंटर इनिशियलाइज कर लिया है 0 से, और हर एक टाइम इस लूप में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जिससे हमारा इस हेड 1 का लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलर वेज में ये हेड 2 का भी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि CT2 में स्टोर करेंगे हम, और यहाँ पर टेम्प को फिर से हेड 2 से अपडेट कर लेंगे और सिमिलर वेज में प्रोसीड करेंगे। इससे हमारा CT1 और CT2 में लेंथ स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें एक वाइल लूप रन करेंगे, जो कि तब तक रन करेगा जब तक हमारा CT1 और CT2 दोनों का लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, मतलब दोनों में नोड एग्जिस्ट करता हो, और हेड 1 नॉट इक्वल टू नल और हेड 2 नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने ये दोनों स्टेटमेंट कंडीशन का लिख दिया है। तो हम बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर ये दोनों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हम चेक करेंगे, और इस लूप के अंदर आते ही हम चेक करेंगे कि दोनों में से लेंथ किसका बड़ा है, CT1 और CT2 में। यदि CT1 का स्मॉलर होता है CT2 से, तो CT2 के लिए हमें डिक्रीमेंट करना होगा, और उसके लिए हेड 2 को हमें डिक्रीमेंट करना होगा, मतलब आगे शिफ्ट करना होगा। तो हेड 2 को हम हेड 2 डॉट नेक्स्ट से अपडेट कर देंगे और CT2 में डिक्रीमेंट कर लेंगे। और यदि CT1 बड़ा होता है तो उस केस में CT1 को डिक्रीमेंट करेंगे और उसके लिए हेड 1 को आगे शिफ्ट करेंगे, जो कि हेड 1 को अपडेट किया है हमने हेड 1 डॉट नेक्स्ट से। और यदि CT1 और CT2 बराबर होता है, उस केस में हमें चेक करना होगा कि हेड 1 और हेड 2 बराबर तो नहीं है, और यदि बराबर होता है तो सिंपली हम डाटा जो है उस नोड पर उसे रिटर्न कर देंगे, और यदि इक्वल नहीं होता है तब तो हम दोनों को आगे शिफ्ट करना होगा, जो कि हमने हेड 1 को भी हेड 1 डॉट नेक्स्ट से अपडेट किया है और हेड 2 को भी हेड 2 डॉट नेक्स्ट से अपडेट किया है। और इसके लिए CT1 के भी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा बाय 1 और CT2 में भी डिक्रीमेंट होगा लेंथ का बाय 1। और लास्ट में ये वाइल लूप कंप्लीट यदि हो जाता है और इससे हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब कभी हमें मिल ही नहीं पाएगा कॉमन पॉइंट, तो हम लास्ट में -1 रिटर्न कर देंगे, जैसा हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में बताया गया था, जो कि यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में C++ कोड की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी हमें इंटरसेक्ट पॉइंट फंक्शन ही कंप्लीट करना है। इसके लिए भी हमने सिमिलर वेज में वर्क परफॉर्म किया है। सबसे पहले हेड 1 का लेंथ हमने कैलकुलेट किया है CT1 में, और फिर उसके बाद हेड 2 का लेंथ CT2 में कैलकुलेट किया है, और उसके बाद ये वाइल लूप सेम वर्क परफॉर्म करेगा। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या इस लैंग्वेज में रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये 3 डिफरेंट वाइल लूप ही रन किए हैं। यदि हेड 1 का लेंथ n होता है तो ये वाइल लूप n टाइम रन करेगा, और हेड 2 का लेंथ m होता है तो ये वाइल लूप m टाइम रन करेगा, और ये वाइल लूप हमारा m प्लस n टाइम वर्स्ट केस में रन कर सकता है। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n प्लस m हो जाएगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ CT1, CT2 और टेम्प नोड को स्टोर किया है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट रहा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।